मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और शिक्षकों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। अभी मैं क्लास 12 के सीबीएसई सिलेबस के पहले यूनिट 6 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः प्लांट किंगडम में पाया जाता है, एनिमल्स में बहुत कम होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन अपने ही समान स्पेसीज, अपने ही समान ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति का एक तरीका है। जब हम लोग पूरे एनिमल और प्लांट की डायवर्सिटी देखते हैं तो पता चलता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स अलग अलग तरीके से संतान उत्पत्ति करते हैं। इन विभिन्न विधियों को हम एसेक्सुअल यानी अलैंगिक और सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन में बांट सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय किसी भी प्रकार से गैमीट का निर्माण और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं और निषेचन या फर्टिलाइजेशन जैसी क्रिया नहीं होती है। इसलिए अकेला एक पेरेंट संतान उत्पत्ति करता है और इसे मोनोपेरेंटल कहा जाता है। अब प्रोकैरियोट्स, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर्स के निर्माण के द्वारा और रीजनरेशन यानी पुनः उत्पत्ति के द्वारा होता है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी फिजन की चर्चा करेंगे। यह सेल डिवीजन का सबसे आसान सिंपलेस्ट मेथड है, जिसकी उत्पत्ति माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के काफ़ी पहले हुई। इस विधि में न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म लगभग बराबर बराबर दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दो डॉटर ऑर्गेनिज्म्स का निर्माण करता है। इस डायग्राम में अमीबा दिखलाया गया है, जिसमें मोटे तौर पर इसकी रचना गोल होती है, इसलिए किसी भी एंगल से इसमें सिकुड़ने की घटना, कंस्ट्रिक्शन की घटना घटेगी। सेल के साथ साथ न्यूक्लियस भी कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा और इसके कारण बीचे बीच यह पतला होते हुए अंत में टूटकर दो डॉटर अमीबा बना लेगा। तो इसे रेडियल बाइनरी फिजन कहा जाता है, त्रिज्या सममित बाइनरी फिजन कहा जाता है। लेकिन फ्लैजिलेटा लंबे होते हैं, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, इसलिए इनका डिवीजन प्लेन लंबाई के एलोंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया इत्यादि में इसी प्रकार से डिवीजन होता है। लेकिन पारामीशियम जैसे सिलिएटा में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस है, यहाँ ग्रीन कलर में बनाया गया है, और दूसरा एक बड़ा मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस है, इसे रेड कलर में बनाया गया है। डिवीजन का प्लेन इस तरह से निर्धारित होता है कि माइक्रो और मेगा दोनों न्यूक्लियस एक साथ कट जाएं, एक साथ दो भाग में बढ़ जाए। इसलिए यह डिवीजन ट्रांसवर्स एंगल पर होता है और दो डॉटर पारामीशिया बनते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि पारामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं,
अगले और पिछले दोनों तरफ। इसलिए जब डॉटर पैरामीशियम बनते हैं तो प्रत्येक में मदर का एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जाता है। इसलिए इनमें दोनों में एक एक नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का निर्माण होता है। अब देखिए, ये अमीबा है। अगर तालाब सूखने लगे, बाहर के पानी की सांद्रता बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था में इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है और इसके क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। 400 से 500 टुकड़ों में यह बढ़ जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है और एक एक स्पोर बनने लगता है। अगर तालाब पूरी तरह नहीं सूखे तो मदर अमीबा के अंदर ये स्पोर बंद दिखाई पड़ेंगे, जिसे बुश्चली ने स्पोरुलेशन नाम दिया। लेकिन तालाब अगर पूरा सूख जाए तो मदर अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा और ये स्पोर मिट्टी में बिखर जाएंगे। ये स्पोर अपनी सुरक्षा के लिए 2 या 3 लेयर का खोल बनाते हैं, यानी अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव शीथ या सिस्ट वाल बनाते हैं। इस तरह अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थिति में मल्टीपल फ्यूजन होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ में, जिसे हम मलेरिया पैरासाइट कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन होता है। यह मलेरिया पैरासाइट हमारे लीवर और आरबीसी में घुसकर फैलता है। मनुष्य के शरीर में यह हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। लीवर सेल के अंदर 8 दिनों के अंदर एक प्लाज्मोडियम से 500 से लेकर 1000 तक क्रिप्टोमीरोजोइट्स नाम के स्पोर्स बनते हैं, जबकि आरबीसी में 48 घंटे के अंदर 50 से 60 एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स बनते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में आरबीसी के अंदर 72 घंटे में एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स बनते हैं। इस एनिमल में मल्टीपल फ्यूजन को, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है, उसे साइजोगोनी नाम दिया गया। लीवर में इसे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी या पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नाम दिया जाता है, जबकि आरबीसी में इसे एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहा जाता है। फंगस यानी फफूंद में भी स्पोर्स का निर्माण फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। आप अगर अभी बरसात के मौसम में ब्रेड को खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर कई स्पेसीज फंगस के ग्रो कर जाते हैं। म्यूकर, ब्लैक मोल्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, इनमें स्पोरेंजियम बनता है और मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। लेकिन पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक फंगस में एक सीरीज में एक एक कर न्यूक्लियर डिवीजन होने से चेन की तरह स्पोर्स का निर्माण होता है। इनके गुच्छे को, इस चेन के गुच्छे को कोनिडिया और स्पोर्स को कोनिडियो स्पोर्स कहते हैं। ईस्ट जो आमतौर से शुगर सॉल्यूशन में पलता है, उसमें बडिंग होता है, लेकिन ईस्ट में स्पोर भी बन सकता है अगर इसका सॉल्यूशन सूख जाए तब। पक्सिनिया ग्रैमिनिस नामक बेसिडियोमाइसिटीज व्हीट प्लांट पर और बारबेरी प्लांट पर विकसित होता है।
इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन मिला दें तो 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जिनमें 3 स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं। अब कुछ डायग्राम्स देखिए। यह राइजोपस है, इसमें रूट की तरह की रचना बनी हुई है। म्यूकर की रचना ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें यह रूट यानी राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। यह वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहा है। आप किसी माइसेलियम को तोड़ दीजिए तो 2 अलग अलग फंगस कहलाएगा ये। इसमें हवा की ओर जो ब्रांचेज ऊपर उठ रहे हैं इन्हें स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है, और ये जो गोल गोल रचनाएं देख रहे हैं ये स्पोरेंजिया हैं। इन्हीं के अंदर मल्टीपल फिजन से 400-500 स्पोर्स जरूर बनते हैं। तो ये छोटे छोटे धब्बे के रूप में जो फोटोग्राफ किया गया है ये सब स्पोर्स हैं। अब थोड़ा फाइन स्ट्रक्चर इसका देखिए। ये जो नीले नीले धागे दिख रहे हैं ये म्यूकर के माइसीलिया यानी फिलामेंट हैं, और काले काले गोल धब्बे इनके स्पोरेंजिया हैं। अब एक स्पोरेंजियम को अगर हाई मैग्नीफिकेशन में देखा जाए तो एकदम ठूस कर भरा हुआ यह गोल गोल छोटा छोटा स्पोर्स अंदर में बंद दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही ऊपर का हिस्सा ड्राई होगा इसका कवरिंग मेम्ब्रेन फट जाएगा, स्पोरेंजियम ब्रेक कर जाएगा और ये स्पोर्स हवा में बिखर जाएंगे। फिर नई जगह पर नए फूड मटेरियल पर जाकर ये नए फिलामेंट का निर्माण करेंगे। पेनिसिलियम में देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसे कोनिडिया कहा गया। इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, जो सबसे ऊपर बाहर की ओर है यह सबसे मैच्योर स्पोर है। यह हवा में टूट टूट कर उड़ते रहता है और नीचे की दिशा से नए नए स्पोर्स का निर्माण होते रहता है। तो इस तरह नीचे से ऊपर विकास होने की क्रिया को बेसिपिटल सक्सेशन कहा जाता है। तालाबों में धागे की तरह फैले हुए कई स्पेसीज आपको एल्गी के मिल जाएंगे। यहाँ डायग्राम में स्पाइरोगायरा दिखलाया गया है। इसमें क्लोरोप्लास्ट फीता की तरह लिपटा होता है। हालांकि इसमें हजारों सेल एक कतार में सजे होते हैं, लेकिन सभी सेल अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। इसलिए अगर इस फिलामेंट को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो हर फिलामेंट अपनी अपने वृद्धि और विकास के द्वारा नए फिलामेंट का निर्माण कर लेगा। इसे फ्रेगमेंटेशन कहा गया। एल्गी भी अगर सूखने लगता है तो इसके सभी हेल्दी सेल्स गोल होकर स्पोर का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ उडोगोनियम में स्पोर बनना दिखलाया गया है। ये जो गोल रचनाएं हैं उडोगोनियम के स्पोर्स हैं। अपने आप को मरने से बचाने के लिए अपने चारों ओर ये सिस्ट वाल बना लेते हैं। अगर यह पतला होगा तो उसे एप्लानोस्पोर, और अगर ये दीवार मोटी होगी तो हिप्नोस्पोर कहा जाएगा। ये कई महीने तक सूखे में रह सकते हैं और जब वर्षा होगी तो अगले साल फिर ये जर्मिनेट करके नए फिलामेंट का निर्माण कर देंगे। अब ये फोटोग्राफ रिक्सिया का है। रिक्सिया का मदर थैलस 2-2 लोब में बढ़ जाता है और प्रत्येक लोब थोड़ा विकसित होने के बाद दोबारा 2-2 भाग में बढ़ जाता है। इस प्रकार छायादार जगह पर मिट्टी में अभी बरसात के मौसम में 2-2 भाग में विभाजित होते हुए यह चपटे फूलनुमा पत्ते के रूप में आपको गार्डन्स में दिखाई पड़ेगा। इस दूसरे डायग्राम में आर्टिस्टिकली बताया गया है कि कैसे यह पहले 2 भाग में बटा और फिर प्रत्येक भाग से 2 भाग बने और आगे बढ़कर फिर 2-2 भाग बने, यानी डायकोटोमस ब्रांचिंग के द्वारा
ये अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते रहता है। यह ब्रायोफाइटा का दूसरा स्पेसीज है मार्केंसिया। इसमें आप देख रहे हैं कप जैसी रचना बनी है, इसे गिम्मा कप कहा जाता है। प्रत्येक कप के अंदर आप छोटा छोटा गोल रचना देख रहे हैं, यह गिम्मा नाम की रचना है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। टेरिडोफाइटा जो प्लांट किंगडम में बीच की स्थिति में है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मुख्य प्लांट जैसे कि फर्न का पौधा डायप्लॉइड या स्पोरोफाइट होता है। इसके लीफ की सतह पर सोरस नाम की रचनाएं बनती है और प्रत्येक सोरस में कई सारे स्पोरेंजिया बनते हैं और उसमें मायोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे स्पोर बनते हैं। मार्सिलिया एक एक्वेटिक फर्न है, पानी में रहता है। इसमें स्पोरोकार्प बना करता है और अलग अलग स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का निर्माण होता है। इसलिए इससे जब थैलस बनते हैं तो वे यूनिसेक्सुअल थैलस बनते हैं, जबकि फर्न का प्रोथैलस बाइसेक्सुअल होता है, होमोथैलिक होता है। इस फोटोग्राफ में फर्न के 3 स्पेसीज दिखलाए गए हैं। इनके लीफलेट की सतह पर आप देख रहे हैं गोल गोल ब्राउन कलर की रचनाएं, यह है सोराई। जब प्लांट मैच्योर होकर सूखने लगता है तो इनके अंदर पाए जाने वाले स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनकर हवा में बिखर जाते हैं। यह एक वर्टिकल सेक्शन दिखलाया गया है एक सोरस का। इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं और कुछ स्पोरेंजिया टूटते हुए भी दिखलाए गए हैं। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया है। इसमें 4-4 लीव्स एक ही जगह से उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं, जबकि यह मार्सिलिया क्रेनाटा है। इसमें 3-3 लीफलेट एक ही जगह से उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं। आप शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, नालियों और उसके किनारे में ये फैले हुए मिलेंगे। इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो होता ही रहता है, लेकिन साथ साथ इनमें स्पोरोकार्प बनते हैं। ये स्पोरोकार्प है मार्सिलिया का। कोई स्पोरोकार्प माइक्रोस्पोर बनाता है तो कोई दूसरा मेगा स्पोर या मैक्रोस्पोर बनाता है। घास एक रनर प्लांट कहलाता है, जिसमें लंबे लंबे इंटरनोड होते हैं और प्रत्येक नोड पर यानी गांठ पर बहुत सारे रूट्स बनते हैं। इसी रूट की मदद से यह जमीन पर फैलते रहता है। तालाबों में देखिएगा आप जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ पाया जाता है, उसे ऑफसेट कहते हैं। उसमें भी प्रत्येक नोड पर इसी तरह से बहुत सारे रूट्स विकसित होते हैं। तालाबों में वाटर हाइसिंथ के अलावे लेमना और पिस्टिया प्लांट भी मिलते हैं। ये सब के सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते रहते हैं। घर में आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, ध्यान से देखिए, मनी प्लांट में भी इनकी गांठ पर रूट्स बनते हैं। पान के पत्ते में भी, पान के पौधे में भी जगह जगह रूट्स बनते हैं। ऐसे अनेकों प्लांट आपको मिलेंगे जिसमें स्टेम की सतह पर रूट बनते हैं और उसी की मदद से ये फैलते हैं। लेकिन इन पौधों में स्टेम का कोई कटिंग अगर आप पानी भरे बोतल में लगा दें या मिट्टी में लगा दें तो इनमें रूट की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए एक विशेष चीज़, यह साइकस का पौधा है, हर स्कूल कॉलेज के गार्डन में लगा हुआ है।
खजूर के पत्ते की तरह इसके पत्ते फैले होते हैं। अभी बरसात में आप अगर साइकस के पौधे को देखिएगा तो उसके मुख्य स्टेम पर आपको बल्बिल बना हुआ दिखेगा, गोल गोल गांठ बना हुआ दिखेगा, और उसी से नए पत्ते की उत्पत्ति हो रही है। आप उस बल्बिल को तोड़कर अपने गार्डन में, अपने दरवाजे पर कहीं भी रोप सकते हैं, उससे साइकस का नया पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर यह मेल प्लांट का बल्बिल है तो उससे मेल प्लांट ही बनेगा, फीमेल प्लांट का बल्बिल है तो फीमेल प्लांट ही बनेगा। साइकस प्लेन में पाए जाने वाला पौधा नहीं है, सिर्फ गार्डन्स में लगाए जाते हैं, इसलिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। जंगलों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जंगलों में आपको या खेत की आरी पर लता वाला एक पौधा मिलता है जिसे लोकल भाषा में खमरुआ कहते हैं। यह अगेव नाम का प्लांट है जिसकी डाली पर यानी लता पर एक्सिलरी बड बड़ा बड़ा गोल फूड मटेरियल जमा करके बल्बिल के रूप में विकसित होता है। आलू की तरह ही इसमें नोट्स बनते हैं, बडिंग होता है, और जब ज़मीन पर यह गिरता है तो नई लता यानी नए पौधे की उत्पत्ति करता है। डायस्कोरिया में यह टेढ़ा मेढ़ा होने के बदले एकदम गोल गोल बल्बिल के रूप में बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। अब यह है शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। यह अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है रूट का, रूट ट्यूबर कहलाता है। इसमें भी बडिंग होता है और नए पौधे उन बड से उत्पन्न होते हैं। बाद में इसी के लता को काट काट कर खेतों में लगाया जाता है। लेकिन स्टेम से बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस बनते हैं। ये अदरक का फोटोग्राफ है, हल्दी भी ऐसा ही होता है, इसे राइजोम कहा जाता है। यह अरबी या कच्चू है, कोलोकेशिया। ओल हो, केले का पौधा हो, कैन्ना यानी बैजयंती का पौधा हो, इन सभी में कॉर्म नामक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन बनता है। और ये आलू है, इस पर छोटे छोटे आँख बने होते हैं। अभी बरसात में प्रत्येक आँख से 2-3 बड ग्रो करते हुए आप देखिएगा। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशेष मेथड अपनाए गए हैं। ब्रायोफाइलम यानी पत्थलचूड़ के पत्ते में पत्तों के किनारे से बड्स बनते हैं और प्रत्येक बड से नया पौधा बनता है। इसलिए ब्रायोफाइलम कहीं एक भी पौधा ज़मीन में लगा दिया जाता है तो एक बड़े एरिया में फैलकर अपना जंगल सा बना लेता है। अब देखिए एनिमल्स में भी, खासकर लोअर एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पॉन्ज और हाइड्रा जैसे प्राणियों में बडिंग यानी कलिका का निर्माण होता है। इनमें रीजनरेशन भी होता है। लेकिन प्लांट किंगडम के विपरीत एनिमल किंगडम में जैसे जैसे विकास आगे बढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटते जाता है, कम होते जाता है, और उसके बदले सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पॉन्जेज में पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक स्पॉन्ज को रुमाल में लेकर खूब रगड़ दें, सारे सेल्स को बिखरा दें, फिर इन सेल्स को पानी में घोलकर 4-5 कप में बांट दें, तो एक सप्ताह के अंदर हर एक कप में छोटा छोटा स्पॉन्ज बन जाता है। लेकिन हाइड्रा जैसे प्राणी में सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन लीजिएगा तो रीजनरेशन होगा। अगले भाग में फुट और निचले भाग में माउथ और टेंटिकल का निर्माण हो जाएगा। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पॉन्जिला नामक स्पॉन्ज में बीच की दीवार में, जिसे मीजेनकाइम कहते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स का समूह जमा होकर गिम्यूल नामक रचना बनाता है।
जब जाड़े में एनिमल मर जाता है तो कीचड़ में यह गेम्यूल पड़ा रहता है और फिर अगले बरसात में गेम्यूल से नए स्पॉन्ज का निर्माण होता है। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं एक हाइड्रा है, लीफ की सतह से चिपका हुआ लटक रहा है, उल्टा झूल रहा है। इसके लोअर पार्ट से 2 बड उत्पन्न होते हैं। बरसात में एक हेल्दी हाइड्रा के बॉडी पर 4-5 ऐसे बड बन सकते हैं जो अलग होकर इंडिपेंडेंट अलग अलग डाउट्रा हाइड्रा में बदल जाते हैं। बरसात का महीना अगर 3-4 महीना मान लें तो एक हाइड्रा से 100 से ज़्यादा हाइड्रा का निर्माण बडिंग के द्वारा हो सकता है। तो न सिर्फ हाइड्रा बल्कि ओवेलिया तो बडिंग के कारण एक कॉलोनी, एक समूह बना लेता है। इस ओवेलिया में देखिए जहाँ जहाँ टेंटिकल दिख रहा है ये सब भोजन ग्रहण करने वाले गैस्ट्रोजोइट्स हैं, लेकिन जिसमें टेंटिकल नहीं दिख रहा है वह रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। इन्हें गोनोजोइट्स कहा जाता है। हायर एनिमल में एनेलिडा के पॉलीकीटा क्लास में रीजनरेशन होता है। नेरिस के 13वें खंड में टेल और 14वें खंड में हेड बन जाता है। दोनों खंड बड़ा होते हुए फिर से विभाजित हो सकता है और इस तरह नेरिस का एक चेन बन जाया करता है। किसी पानी के झटके से जब यह टूट जाए तो फिर इंडिपेंडेंट एनिमल हो जाता है। कुछ पॉलीकीटा में अगला हिस्सा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे एटोके कहा जाता है, और पिछला हिस्सा में बडिंग या रीजनरेशन होता है, इसे इपीटोके कहा जाता है। लेकिन इससे हायर एनिमल में हालांकि स्टार फिशेज में रीजनरेशन की चर्चा हुई है, लेकिन हायर एनिमल में रीजनरेशन सिर्फ टिश्यू के रिपेयर के लिए होता है, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं होता है। तो इस तरह आपने प्लांट किंगडम में भी और एनिमल किंगडम में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया। अब अगले सेशन में हम लोग प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।